गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं 12 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। और यह सेशन आपके आगामी जितने सारे एग्जाम होने वाले दोस्तों, सभी एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। तो चलते दोस्तों हम लोग अपने सेशन पे। जो मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे दोस्तों, वो इसी चैनल पर जाके करंट अफेयर्स का लिस्ट ढूंढ लीजिएगा, वहाँ पे आपको टोटल A to Z मिल जाएगा दोस्तों। तो 12 अगस्त का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 के पुरुष ओपन इवेंट में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय सर्फर कौन है, जो महाबलीपुरम तमिलनाडु में आयोजित हुई थी? तो ये रमेश बुदिहाल है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सोल्यूशन देखिए इसका, रमेश बुदिहाल ने एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 के पुरुष ओपन इवेंट में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया और उन्होंने 10 अगस्त को महाबलीपुरम तमिलनाडु में आयोजित इस प्रतियोगिता में यह पदक हासिल किया। यह किसी भारतीय सर्फर द्वारा एशियाई स्तर पर जीता गया पहला व्यक्तिगत पदक है और बुदिहाल ने फाइनल हीट में 12.60 अंक हासिल किए और इंडोनेशिया के मेगा अटाना को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर रहे हैं। कोरिया के कनुआ हिगे ने 15.17 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि इंडोनेशिया के पजार एरियाना ने 14.57 अंक के साथ रजत पदक प्राप्त किया है। यह पहली बार था जब भारत के एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की और 3 से 12 अगस्त तक 2025 तक महाबलीपुरम तमिलनाडु में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1800 करोड़ की लागत से बनने वाले BEML रेल हब की आधारशिला उमरिया गांव में रखी। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा, मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। सॉल्यूशन देखिए इसका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1800 करोड़ की लागत से बनने वाले BEML रेल हब की आधारशिला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में रखी है। यह सुविधा 60 हेक्टेयर रेल कोच निर्माण, 5000 से अधिक लोगों को रोजगार, वंदे भारत, अमृत भारत मेट्रो स्टेशन सेवाओं, ब्रह्मा भारत का रक्षा उत्पादन 2024-25 में बढ़कर 1.51 लाख करोड़ 1.27 लाख करोड़ 18% की वृद्धि। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार ने 30 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की है? 3200 करोड़ की दोस्तों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार ने 30 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की है? 3200 करोड़ रुपये जारी की है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, 11 अगस्त को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3200 करोड़ की पहली किस्त जारी की और यह राशि 30 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए दी गई है और सरकार ने आगे चलकर 8000 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी करने की योजना बनाई है। यह घोषणा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की और बीमा कंपनियों को चेतावनी दी गई कि यदि वे समय पर भुगतान नहीं करते तो उन्हें 12% ब्याज के साथ राशि सीधे किसानों को देनी होगी। और यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए यह एक संरक्षण कवच बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के चुनाव आयोग ने पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के कारण कितनी पंजीकृत अपंजीकृत राजनीतिक पार्टियों को सूची से हटाया है? ये 334 हटाया। 300 ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, 334 को हटाया। सोल्यूशन देखिए 9 अगस्त को भारत के चुनाव आयोग ने 334 पंजीकृत अपंजीकृत राजनीतिक पार्टियों को सूची से हटा दिया और इन पार्टियों ने पिछले 6 वर्षों में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था और न ही इनका वैध पंजीकृत पता था। इस कार्रवाई के बाद देश में RUPPS की कुल संख्या 2854। इन पार्टियों ने पिछले 6 वर्षों में कोई चुनाव नहीं लड़ा और न ही इनकी वैध पंजीकृत पता था। इस कार्रवाई के बाद देश में RUPPS की कुल संख्या 2854 से घटकर 2520 रह गई है और हटाई गई पार्टियों को अब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के B और 1980 के तहत मिलने वाले लाभ नहीं मिलेंगे। और चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित पार्टियों आदेश के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकती है और वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल और 27 राज्य स्तरीय दल और 2854 RUPPS पंजीकृत है दोस्तों। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 54 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय मुक्केबाज कौन है दोस्तों? की भारतीय मुक्केबाज निशा है, निशा। सोल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, भारतीय मुक्केबाज निशा और मुस्कान ने अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप
में अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। यह प्रतियोगिता बैंकॉक में आयोजित हुई। निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में चीन की शिरुई यांग को 4:1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। और मुस्कान ने 57 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के अयाजान एडमेक को 3:2 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। आरती कुमारी ने 75 किलोग्राम वर्ग में और कृतिका वासर ने 80 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीते हैं। 10 भारतीय महिला प्रतिभागियों में से 9 पदक जीते हैं। भारत ने इस चैंपियनशिप में 40 सदस्यीय दल भेजा है, जिसमें 20 अंडर 19 और 20 अंडर 22 के वर्ग के मुक्केबाज शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है दोस्तों। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई, जिसमें भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। और यह सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस अजनी नागपुर पुणे के बीच चलती है। अजनी और पुणे के बीच चलती है दोस्तों। 881 किलोमीटर की दूरी को केवल 12 घंटे में तय करती है। और इस ट्रेन के साथ साथ KSR बेंगलुरु बेलगावी और कटरा अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी उद्घाटन किया गया दोस्तों। KSR बेंगलुरु बेलगावी ट्रेन कर्नाटक के 2 प्रमुख शहरों को जोड़ती है। कटरा अमृतसर ट्रेन भी श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर तक यात्रा करने वालों के लिए सहायक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी अदालत पहल किस राज्य में शुरू की गई दोस्तों? यह सिक्किम में शुरू की है दोस्तों। नारी अदालत पहल किस राज्य में शुरू की है दोस्तों? नारी अदालत पहल ये दोस्तों सिक्किम में शुरू की दोस्तों। नारी अदालत पहल ये दोस्तों सिक्किम में शुरू की गई दोस्तों, सिक्किम में। सोल्यूशन देखिए, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 10 अगस्त को रंगपो में पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत पहल की शुरुआत की है। और नारी अदालत एक सामुदायिक मंच है जिसे महिलाएं चलाती हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को सुलभ और अनौपचारिक न्याय प्रदान करना है। यह पहल महिलाओं को ऐसे सामाजिक मुद्दों और विवादों को सुलझाने में सक्षम बनाती है जो सीधे तौर पर उन्हें प्रभावित करते हैं, और इसके लिए औपचारिक न्याय प्रणाली पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह मंच पारिवारिक विवादों, गंभीर न होने वाले घरेलू हिंसा के मामलों और वैवाहिक समस्याओं जैसे मामूली मामलों पर ध्यान केंद्रित करती है। और पारंपरिक अदालतों के विपरीत नारी अदालत लचीली और संवाद आधारित तरीके से काम करती है, जिसमें कोई औपचारिक कानूनी प्रक्रिया या न्यायाधीश नहीं होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस के बारे में सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होगा दोस्तों इसका। पहला है कि भारत ने इसे गाजर घास, व्हाइट टॉप या कांग्रेस घास के नाम से जाना जाता है। और इसका और देखिए जाना जाता है दोस्तों, भारत में इसे गाजर घास, व्हाइट टॉप या कांग्रेस घास के नाम से जाना जाता है दोस्तों, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस को। और सेकंड, इसका उद्गम भारत में हुआ है दोस्तों, और यह केवल असम तक सीमित, ये गलत है दोस्तों। थर्ड देखिए, यह एक विषैली और एलर्जी उत्पन्न करने वाली खरपतवार है दोस्तों, ये भी सही है। सोल्यूशन देखिए इसका, असम के पोबीतोड़ा। देखिए दोस्तों, असम के पोबीतोड़ा वन्यजीव अभयारण्य में पार्थेनियम मुक्त पोबीतोड़ा नाम से 3 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया है। और इस अभियान का उद्देश्य आक्रामक खरपतवारों को हटाकर जैव विविधता की रक्षा करना और भारतीय एक सींग वाले गेंडे सहित वन्यजीव, और देखिए फ्रेंड्स, इसमें स्वच्छता करना और दोस्तों एक सींग वाले गेंडे सहित वन्यजीवों के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना था दोस्तों। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस को भारत और आमतौर पर गाजर घास, व्हाइट टॉप या कांग्रेस घास कहा जाता है। यह एक अत्यंत आक्रामक, विषैली और एलर्जी उत्पन्न करने वाली खरपतवार है। यह एस्ट्रेसी कुल का एक क्षारीय सीधा और वार्षिक पौधा है। इसका मूल स्थान मेक्सिको, अमेरिका, त्रिनाद और अर्जेंटीना माना जाता है, न कि भारत। भारत में यह पहली बार 1955 में पुणे, महाराष्ट्र में दर्ज की गई थी और यह लगभग 3.5 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुकी है। यह मानव, पशुधन और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है दोस्तों। देखिए, इसका मूल स्थान मेक्सिको, अमेरिका, त्रिनाद और अर्जेंटीना माना जाता है, न कि भारत। भारत में यह पहली बार 1955 में पुणे, महाराष्ट्र में दर्ज की गई थी और यह लगभग 3.5 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शेर दिवस का हर साल कब मनाया जाता है? ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका सॉल्यूशन देखिए, विश्व शेर दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य शेरों की घटती संख्या और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। शेर, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से पैंथेरा लियो कहा जाता है, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय जानवरों में से एक है। पहला विश्व शेर दिवस वर्ष 2013 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत डेरेक और बेवर्ली जोबर्ट नामक वन्यजीव संरक्षणकर्ता दंपति ने की थी। और शेर फेलिडे परिवार से संबंधित होते हैं और इन्हें शीर्ष शिकारी माना जाता है। ये बाघ के बाद दूसरे सबसे बड़े बिल्ली प्रजाति के जानवर है दोस्तों। ये बाघ के बाद दूसरे सबसे बड़े बिल्ली प्रजाति के जानवर है, जिसका वजन आमतौर पर 300 से 600 पाउंड तक होता है। गुजरात वन विभाग द्वारा कराई गई 16वीं शेर गणना 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाई शेर मतलब पैंथेरा लियो पर्सिका की संख्या पिछले वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो गई है। प्रोजेक्ट गुजरात शेर जो है, पहला विश्व शेर दिवस वर्ष 2013 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत डेरेक और बेवर्ली जोबर्ट नामक वन्यजीव संरक्षणकर्ता दंपति ने की थी। और शेर फेलिडे परिवार से संबंधित होते हैं और इन्हें शीर्ष शिकारी माना जाता है। ये बाघ के बाद दूसरे सबसे बड़े बिल्ली प्रजाति के जानवर है, जिनका वजन आमतौर पर 300 से 600 पाउंड तक होता है। और गुजरात वन विभाग द्वारा जो ये 16वीं शेर गणना 2025 करवाया गया, इसमें 891 पाया गया। और प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य एशियाई शेरों के लिए एक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर उनके भविष्य को संरक्षित करना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? ये वेंगुर्ला सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वेंगुर्ला सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में ये किया जा रहा है। सोल्यूशन इसका, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुर्ला स्थित निवृत्ति रॉक्स के पास INS गुलदार नामक सेवामुक्त युद्धपोत के आसपास विकसित किया जा रहा है। और यह परियोजना केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है और इसका उद्देश्य समुद्री संरक्षण, पर्यटन, स्कूबा ड्राइविंग और भविष्य में पनडुब्बी यात्राओं को बढ़ावा देना है। और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 46.91 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। और उद्देश्य नौसैनिक विरासत का संरक्षण, पर्यटन को बढ़ावा देना और समुद्री जैव विविधता को सशक्त करना। कार्यान्वयन एजेंसी महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम, जिसे पर्यटन मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। INS गुलदार एक कुंभीर श्रेणी का लैंडिंग शिप टैंक था, जिसे पोलैंड में बनाया गया था। इसे 1985 में नौसेना में शामिल किया गया और 2024 में सेवामुक्त किया गया था। याद रखिए, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुर्ला स्थित निवृत्ति रॉक्स के पास INS गुलदार नामक सेवामुक्त युद्धपोत के आसपास विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिशा अभियान के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर 3 गलत होता। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन इसमें हमारा गलत होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, फर्स्ट और सेकंड सही होगा। इसमें पहला है दोस्तों कि इसका दोस्तों यह अभियान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में शुरू किया गया और यह पाठ्यक्रम जय वकील फाउंडेशन के 80 वर्षों के अनुभव पर आधारित है दोस्तों। सॉल्यूशन इसका, दिशा अभियान का उद्देश्य बौद्धिक रूप से दिव्यांग छात्रों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यह अभियान महाराष्ट्र में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि वह नवाचारपूर्ण पाठ्यक्रम जय वकील फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है और इसे बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान से मान्यता प्राप्त है। और यह पाठ्यक्रम राज्य के 453 विशेष विश्वविद्यालयों में लागू किया गया है और महाराष्ट्र इस पाठ्यक्रम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, न कि दूसरा। और जय वकील फाउंडेशन की स्थापना 1944 में हुई थी और इस पाठ्यक्रम को 80 वर्षों के अनुभव और शोध आधारित वैश्विक तरीकों के आधार पर तैयार किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तमिलनाडु की राज्य शिक्षा नीति के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही नहीं होगा दोस्तों। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इसमें SEP का अनावरण मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने अन्ना शताब्दी पुस्तकालय सभागार में किया है, ये सही होगा। और सेकंड तो गलत ही है। थर्ड देखिए, नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 2022 में न्यायमूर्ति मुरुगेसन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड सही होगा दोस्तों। और
सॉल्यूशन देखिए इसका। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के एम स्टालिन ने राज्य शिक्षा नीति का अनावरण अन्ना शताब्दी पुस्तकालय सभागार में किया। यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अलग रुख अपनाती है और राज्य की शैक्षिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देती है। 2022 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुरुगेशन की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जिसने नीति का मसौदा तैयार किया है। समिति ने पिछले वर्ष जुलाई में अपनी सिफारिशें सौंपी थी, जिसके बाद नीति को औपचारिक रूप से जारी किया गया है। और एसईपी में तमिलनाडु की 2 भाषा नीति को बरकरार रखा गया और एनईपी के 3 भाषा सूत्र को स्पष्ट रूप से खारिज किया गया है। और उच्च शिक्षा के लिए यह नीति कक्षा 11 और 12 के संयुक्त अंकों के आधार पर प्रवेश की सिफारिश करती है, जिससे छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम हो सके। याद रखिएगा कौन सा कथन तमिलनाडु राज्य शिक्षा नीति के बारे में सही नहीं है दोस्तों। तो सेकंड जो यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3 भाषा सूत्र की स्वीकृत कर दी, ये गलत है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आज हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया है दोस्तों तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।